हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएससी बाय डीसी सर, जहां हम मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज से इसका श्री गणेश होगा, जहां से हम मुख्य परीक्षा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम कुछ विशेष पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ खास बातें हम समझने वाले हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम तैयारी किस प्रकार करेंगे। गुड मॉर्निंग देवेन, सभी को गुड मॉर्निंग। कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और फिर आज से हमारा एक सरल सा सब्जेक्ट उद्यमिता शुरू होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में पहले ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर सभी को निशुल्क दे चुका हूँ। उसको अपडेटेड वर्जन में और हम सभी तक कैसे इस कंटेंट को आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पहुंचाना है वो और इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम सोशियोलॉजी में भी करने वाले हैं। लेकिन आज से हमारी फोर्थ जो लेक्चर है इसकी शुरुआत होगी। फोर्थ जो यूनिट है, फोर्थ जो पेपर है, उसके सेकंड पार्ट उद्यमिता को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें मार्च में उन सभी सरल सरल कंटेंट को पढ़ करके याद करके रख लेना चाहिए जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे कि जो सबसे सरल कंटेंट होगा उसे सबसे पहले पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते हम उन कंटेंट्स की तरफ बढ़ेंगे जो थोड़े से कठिन है, और अप्रैल मंथ में हम उन कंटेंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम फोर्थ पेपर पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं कुछ बेसिक आपके दिमाग में, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट करना चाहूंगा। क्या सभी को आवाज अच्छे से आ रही है? क्या आप मेरी वॉइस को अच्छे से सुन सकते हैं? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो हम इस कंटेंट पर फोकस करना शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा कि मुख्य परीक्षा हमसे चाहती क्या है। हमें मुख्य परीक्षा के लिए एक सिलेबस दे दिया गया है कि भाई ये मुख्य परीक्षा है, इसका एक सिलेबस है और एक फॉर्मेटिंग दे दी गई है कि भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी तरीके से आपको आंसर करने होंगे। तो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो तरीका आयोग द्वारा बनाया गया वो 3 प्रकार का होगा कि 2 नंबर के, 7 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। खैर, फोर्थ पेपर में 11 नंबर के होंगे वो अलग बात है, लेकिन हम मूल रूप से अभी इसे रट करके अपने दिमाग में सेव करें कि 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं और ये मुख्य परीक्षा का पैटर्न होगा। अब मैं आपसे तैयारी करने के 2 तरीके शेयर कर रहा हूं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। भाई, आयोग ने तो अपना एक सिलेबस दे दिया है कि भाई ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस में से ये 3 तरीकों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग पेपर्स होंगे और आपको आंसर करना है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने के दृष्टिकोण से समझूं, समझने के, पढ़ने के, याद करने के दृष्टिकोण पर जब मैं जाऊं, तो मुझे कुछ वहां से समझना है, कुछ समझदारी मेरे अंदर होनी चाहिए। वो क्या है कि देखिए, अगर 8 पेपर का सिलेबस, मतलब 8 अलग अलग पार्ट को सिलेबस के रूप में दिया गया, साथ में हिंदी नौवां पार्ट है और फिर निबंध आता है, इस तरीके से पूरे 10 हिस्से बन जाते हैं, तो हम इसे 10 पेपर मानकर भी चले। तो अब हमें आगे समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारी जो तैयारी है वो किस प्रकार की हो। देखिए, हर स्टूडेंट को अपनी तैयारी को 2 भागों में बांटना होगा। जैसे प्रीलिम्स के समय हमें पहाड़ जैसा सिलेबस लग रहा था और उसे हमने 2 तरीके से पढ़ा। एक तो वो जैसे हम स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। तो हम पहला जो तरीका है, पहला तरीका ये जो रहेगा, इसका क्या अर्थ है? पहले तरीके हम यूनिट वाइज जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, यूनिट 1 पहले पेपर के पहले पार्ट का यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उसे हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो तरीका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दूसरा तरीका ही असली में आपको पास कराएगा कि दूसरे तरीके से ही बच्चा पास होगा। और वो कैसा है, इस दूसरे सेकंड तरीके, सेकंड वे को जो है बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत काम में आने वाला है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट सेट करके रखना है कि दूसरा तरीका कैसा होगा हमारी तैयारी का। देखिए, हम अगर पेपर एनालिसिस करें और सिलेबस को, पेपर को एनालिसिस करें और सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लें, तो
हम ये पाएंगे कि सिलेबस में से कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो हमेशा हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा तरीका जो है वो हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए, क्योंकि यही कुंजी होगी आपके पास होने की। इस दूसरे तरीके में हम पेपर को अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक एनालिसिस रखता हूं तो शायद आप सब लोग इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उदाहरण से हमें ज्यादा चीजें समझ में आती है। तो जो सेकंड तरीका है हमारा, सेकंड वे होगा हमारे पढ़ाई का, वो हमारी क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएगा। यही हमारा क्या करवाएगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि हम रोज करने वाले हैं। तो रोज आपको होमवर्क के रूप में राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी रहेगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं खुद करवाऊंगा आप सभी को। अब आप इसको समझ ले पहले। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, जो सिस्टम है, जहां पर हम पेपर को बहुत सूक्ष्मता से अगर अध्ययन करें, समझे, तो वहां हमें एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है व्यक्तित्व के नाम के आधार पर। व्यक्तित्व के नाम में अगर आप 2024 का पेपर उठाएंगे तो आपको वहां सिंह विष्णु मिलेगा, पहला प्रश्न है सिंह विष्णु। आपको कुछ आगे आप जाएंगे तो और दो तीन नाम मिलेंगे, आपको लास्ट नाम मिलेगा टंट्या भील का। तो इस तरीके से इस पूरे पेपर में जो 5 क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उस 5 क्वेश्चन में 2 नंबर या 5 जो टोटल प्रश्न है उनमें सॉरी 5 प्रश्न जो है वो व्यक्तित्व के नाम से ले लिए गए हैं। मतलब सीधा कि हिस्ट्री में जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, उन टोटल 15 प्रश्नों में से 5 प्रश्न तो इंसानों के, व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं। बड़ा आसान ये बात है। तो अगर मैं इस पूरी हिस्ट्री को ना पढ़ते हुए, पढ़ेंगे खैर हम वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं पूरी हिस्ट्री में से, मतलब ये मेरा कैलकुलेशन समझिएगा आप, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर मैं पूरी हिस्ट्री में से 100 नामों की 40 50 60 70 80 जितने भी बन रहे हो, मैं इमेजिन करता हूं कि 100 होंगे, 100 नामों को अगर मैं रट लूं, 100 नामों को मैं सीख लूं कि इन पे अगर प्रश्न आता है तो मुझे क्या लिखना है, और आज ही मैं अपनी नोटबुक में उनके प्रश्न और उनके उत्तर दोनों ही तैयार करके रख लूं, क्योंकि ये एक ही दिन का काम है, तो क्या ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा? क्या ये स्टूडेंट बाकी सब के कंपैरिजन में बहुत आगे जाकर के तैयारी करने लगेगा? हम इस पॉइंट को और समझते हैं। पहला हमने पॉइंट समझा कि व्यक्तित्व। अब आप 2024 के पेपर के पहले के भी जितने पेपर हुए, 23 22 21 19 18 सब उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां व्यक्तित्व के नाम को लेकर के 5 प्रश्न हमेशा एग्जाम में आए हैं। कहीं 6 हो जाता है, कहीं 7 हो जाता है, लेकिन 5 से कम नहीं होता। तो अगर मैं अपने एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूं तो क्यों ना उसे पूरा हिस्ट्री वर्ड टू वर्ड पढ़ाने के साथ साथ एक स्पेशल तैयारी करवाई जाए, और उस स्पेशल तैयारी में ये जो 5 प्रश्न जो आ रहे हैं व्यक्तित्व के नाम से, तो व्यक्तित्व के नाम का एक टॉपिक तैयार करके 100 प्रश्न, उसके प्रश्न और उत्तर दोनों लिख दिए जाए। जैसे एग्जाम्पल, वहां पर अगर प्रश्न होता टंट्या भील, तो अगर मैं एग्जाम में बैठ करके ये सोच रहा हूं कि मैं इस प्रश्न में 2 लाइन में क्या लिख दूं, तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वहां इतना समय ही नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में किसी भी स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं होगा कि वो वहां जाकर इतनी पढ़ाई करे, इतनी बातें करे, इतना सोचे। उसके पास केवल और केवल एक ही काम होगा कि जो सामने प्रश्न है उसका उत्तर लिखना। और इस हड़बड़ी में स्टूडेंट जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो 10 शब्द दिए गए हैं वहां कुछ तो भी आंसर लिखता है, मतलब लिखता तो सही है, लेकिन वो कम महत्वपूर्ण चीज को पहले रख देता है और फिर जगह खत्म हो जाती है। इस कारण इस 2 नंबर के प्रश्न में हमें 2 लाइन लिखनी है और हमें 2 में से 1 या 1.5 मिलता है, जो हमारा नुकसान कराता है। सीधे 15 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के, 2 पार्ट में, मतलब 30 प्रश्न आते हैं जो 60 नंबर के हैं, और हमें प्योर 60 नंबर दिलाने का काम ये करते हैं। तो यहां हम थोड़ा सा अपना नुकसान कर जाते हैं,
ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमने व्यक्तित्व को अगर पहचान लिया, ऐसे मैं आपको और चीजें बताता हूं। ऐसी ही दूसरी चीज होगी पद का नाम। आपने देखा होगा कि हमारे इतिहास में गुप्त काल में, मौर्य काल में, दिल्ली सल्तनत में और मुगल काल में अलग अलग पद बनाए गए। जैसे सिपह सालार का पद था, जैसे काजी उल कुजूद का पद था। ऐसे अलग अलग पद बनाए गए। एग्जामिनर क्या करता है कि 2 नंबर में, 2 मार्क्स में आपसे इस टाइप के जो प्रश्न है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दो एक एक शब्द वो लिख देता है। इस तरीके से हिस्ट्री में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे मैं बताता हूं, आपने देखा होगा कि वहां स्थान का नाम लिख दिया जाता है। स्थान के नाम में वो करते हैं, कभी कभी पाटलिपुत्र लिख देते हैं, कभी कभी सारनाथ लिख देते हैं, और आपको 2 नंबर में उसको डिफाइन करना होता है। तो क्या, और आगे मैं इसके आगे की बात भी बताता हूं कि भाई साथ में वो और क्या पूछता है। वो कभी कभी वहां संधि के नाम पूछ लेता है, और कभी कभी वहां वो युद्ध के नाम पूछ लेता है। ये 5 टॉपिक मैंने आप सबको हिस्ट्री में से निचोड़ करके बता दिए कि अगर मुझे पूरे 15 नंबर के दो दो नंबर के 15 प्रश्न कवर करने हैं, तो मैं अपनी एक कॉपी, वीआईपी कॉपी जिसे मैं कह दूं, या एक मैं अपनी कॉपी बना लूं, बुक बना लूं, जिसमें मुझे 100 प्रश्न तो व्यक्ति के नाम से, 10, 20, 30 प्रश्न पदों के नाम से, मुझे 15-20 जो संधियां और 15-20 जो युद्ध हुए उनके नाम से, इस प्रकार से टोटल 200 के आसपास, मैं एग्जैक्ट 200 नहीं बोल रहा हूं, 180 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, इतने प्रश्न हम बना करके क्यों ना एक दिन खूब मेहनत करके सुबह से शाम में ये सारे प्रश्न बना करके उनके उत्तर करके रख ले, और बस बार बार इनको रिपीट करना शुरू करें। तो जो भी स्टूडेंट मेंस परीक्षा में बैठेगा उसका 2 नंबर का तो कार्यक्रम ही समाप्त हो जाता है, 2 नंबर उसका यहाँ से 100% कवर हो जाएगा। ये एक प्रकार से एनालिसिस, एक प्रकार का निचोड़ मैं आप सबके सामने रख रहा हूं कि देखिए तैयारी सब करते हैं। जैसे हमने प्रीलिम्स में अलग अलग तरीके से आपको तैयारी करवाने की कोशिश की, एक एक टॉपिक निकाल कर तैयारी करने की कोशिश की, एक एक जब आखिरी समय बचा तो हमने रिवीजन कराने का एक नया सिस्टम आपको सामने रखा कि एक दिन में पूरी यूनिट का रिवीजन किया जाए। ऐसे ही मेंस परीक्षा के समय भी हम जब तैयारी करें तो एक तो होता है कॉमन स्टूडेंट जो सबके जैसा केवल तैयारी करता है, और एक होता है कि जो बहुत समझ, सोच विकसित करने के बाद तैयारी करता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं तो हमारी तैयारी का जो स्वरूप होगा वो वैसा होगा कि हम सीधे पास होने के लिए तैयारी करें। हम केवल कंटेंट को पढ़ने के लिए, कंटेंट को खत्म कर लेने के लिए तैयारी ना करें। हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए पास होना। मतलब हम वहां पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पास होना है। हमें केवल नोट्स नहीं बनाने, हमें केवल काम नहीं करना है, हमें कोई काम नहीं निपटा लेना है। ये हम कर रहे हैं पास होने के लिए, हमें पूरी जान लगानी है पास होने पर। तो अगर हम हिस्ट्री में, जैसे कि मैंने आप सबके सामने एक निचोड़ रखा कि ये जो हिस्ट्री है, इसमें से ये 200 प्रश्न अगर तैयार कर लिए जाए तो मुश्किल से 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में आंसर करेंगे तो आपके 10 पन्नों में ये पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। तो 10 पन्नों का अगर मैं नोट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड कर दूं, लिखवा दूं, समझा दूं, खैर ये अलग बात है कि आगे मैं आपके दिमाग में एक फॉर्मेटिंग सेट करूंगा। जब हम थोड़े से और आगे बढ़ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब जनजाति का कोई व्यक्तित्व से प्रश्न आएगा तो यहाँ 3 लाइन या 2 लाइन में आंसर में क्या खास बातें लिखनी है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। जैसे कि अगर किसी राजवंश के राजा का नाम आ गया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य लिख दिया यहाँ पर 2 नंबर में, तो इसमें कौन सी 2 बातें लिखी जानी चाहिए जिससे हमें पूरे में से पूरा नंबर मिले। एक ड्राफ्टिंग हम पहले से करके रखेंगे, ये एक फॉर्मेट होगा। लेकिन पहले खाका तैयार कर लिया जाए कि हमारी पढ़ाई करने का तरीका कैसा होगा। तो इस तरीके से हम हर सब्जेक्ट में से कुछ खास खास पोर्शन निकाल करके उसको एक अलग कॉपी में याद करेंगे, जो कंठस्थ होगा हमारे स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को। और फिर हम आगे जैसे वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को कवर करते हैं उस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। बहुत सारी बातें बता देता हूं इसलिए आपके दिमाग घूम फिर ना जाए, इसलिए मैं अपने सीधे 4th पेपर पर आ जाता हूं। अब हम भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। आज से मैं आपकी जो तैयारी, अभी थोड़ा सा मेरा गर्दन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है,
इसलिए मैं 2 घंटे की क्लास लेना शुरू नहीं किया हूँ। तो कुछ 2, 5, 10 दिन में मेरी जब पूरी तरह से ये गर्दन ठीक हो जाएगी तो मैं 2-2 घंटे की क्लास लूंगा, जहां मैं 2 अलग-अलग सब्जेक्ट पर फोकस करना शुरू करूंगा। मतलब हम एक साथ 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए, मैं खुद पढ़ाऊंगा। आज से हम उद्यमिता की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पहले एक एक आउटस्टैंडिंग एक एक खाका हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो उस खाके को तैयार करने के लिए भी उद्यमिता के बारे में कुछ बेसिक सी पकड़ हमें होनी चाहिए कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप ये है क्या। तो आज हम पूरी क्लास जो है या जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो इस पॉइंट पर होगा कि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। मेरी हमेशा से आप सब लोगों से ये आशा रहती है कि आप सब लोग सिलेबस को अच्छे से याद कर लेंगे। हमें ये याद होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, क्या नहीं है, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। हर स्टूडेंट को वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियर और याद होना चाहिए। तो उद्यमिता या फोर्थ पेपर जो है उसके हम सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो वहां हमें क्या दिया हुआ है, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी। इस तरीके से 4 पॉइंट दे करके यो 5 यूनिट या यूनिट की संख्या 5 बनाई गई है और टॉपिक की संख्या जो है वो 4 दी गई है। तो फोर्थ पेपर हमारा जो 150 नंबर का है उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप नाम का जो सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप या ये जो उद्यमिता है, इसे हम पहले अपने दिमाग में खाके के रूप में तैयार कर लें। इसकी पहली यूनिट का सिलेबस क्या कहता है कि उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास बता दो। इसकी दूसरी यूनिट का सिलेबस कहता है कि व्यावसायिक संगठन बता दो। तीसरा वाला जो यूनिट है वो व्यक्तित्व विकास की बात करता है। चौथा वाला जो यूनिट है वो इसी तरीके से देखो, तीसरी यूनिट जो प्रबंधन और प्रशासन की बात करता है, चौथा यूनिट व्यक्तित्व विकास की बात करता है और पांचवा यूनिट केस स्टडी के रूप में हमें दिया गया है। तो पांचवा यूनिट छोड़ो, अगर मैं इसे शॉर्टकट में कहूं कि इस सिलेबस में दिया क्या है, ये सिलेबस क्या है, तो हम कह दें कि पहली यूनिट उद्यमिता है। दूसरी यूनिट इसी उद्यमिता के अंदर घुस करके इसके अंदर की डीप पॉइंट है व्यवसाय। तो उस व्यवसाय का प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो यहाँ दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर सरकार ने शासन करने में प्रबंधन और शासन को मिक्स करके पूछा है। चौथा एक इंसान पर व्यक्तित्व विकास की बात करता है। ओवरऑल एक इमेज अपने दिमाग में तैयार करो कि इस एग्जामिनर ने सबसे पहले उद्योग को रखा, उद्योग के अंदर आता है व्यवसाय। उद्योग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक व्यवसायिक गतिविधि आती है। तो व्यवसाय और मैनेजमेंट उसने दूसरी यूनिट में रखा। तीसरी यूनिट में उसने प्रशासन रखा। चौथी यूनिट में उन्हें इंसान का व्यक्तित्व का विकास या व्यक्तित्व की सफलता असफलता और सारे दृष्टिकोण को वहां पर रखा। पांचवी यूनिट इन्होंने केस स्टडी के रूप में हमें दी है। ये 5 यूनिट का सिलेबस हमें बेसिक खाका हमारे दिमाग में तैयार हो जाए। आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर यहाँ हमें समझना होगा कि पहली यूनिट में क्या पढ़ना है। अब हम पहली यूनिट के सिलेबस पर आते हैं कि पहली यूनिट के सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट इनकी तरफ से है उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। आज जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस पर हम बात करेंगे। अभी मैं केवल आपके दिमाग में एक इमेज तैयार कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है उसके लक्षण, उसके सिद्धांत, उसकी विशेषता और नवाचार का महत्व, इनोवेशन का इंपॉर्टेंस। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, विचार मतलब कि कॉन्सेप्ट, सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, इन सब पर एक एक करके मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आज मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने कभी जीवन में उद्यमिता नहीं पढ़ा है। तो मैं उस बच्चे के हिसाब से एक छोटे से कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना चाहता हूं आप सबके दिमाग में। आप सबके दिमाग में एक इमेज जनरेट करना चाहता हूं कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप ये है क्या, ये चीज क्या है। तो अब हम बहुत सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आ जाते हैं इस विषय पर जहां हमें इस पॉइंट को जो है फोकस करना है, जहां हमें इस वर्ड पर बातें करनी है। तो इस वर्ड को मैं आगे पढ़ने के लिए आपके सामने ले चल रहा हूं। अब हम उद्यमिता शब्द का एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे।
इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है धीरे धीरे आपको समझ आएगा, लेकिन पहले हम इसके मूल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, समझने वाले भाव पर आते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि हैंड रिटन नोट्स हम आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। हैंड रिटन नोट्स का उपलब्ध कराने का एक बेसिक कारण ये है कि एक तो ये जो हम कंप्यूटर से छाप छूप करके आपके सामने रखते हैं, वो उसको आप यूज टू नहीं हो पाते, उसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उसमें एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा आती हैं। इसलिए हाथ से लिखकर छान करके केवल वही चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो आपके सामने बोर्ड पर रखी जाएगी और यही नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। मैं हमेशा से ये करते आया हूं और हमारे बाकी की टीचर्स भी इसी तरीके से अपने नोट्स को पहले पीडीएफ के फॉर्म में आपको उपलब्ध कराएंगे, देन क्लास लेने के लिए क्लास में आएंगे। तो उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप जो ये चीज है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये उद्यमिता का जो कॉन्सेप्ट है इसे थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपने हाथ से एक नोट्स आपके सामने रखा है, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ हिंदी और इंग्लिश का शायद बाउंडेशन कम हो जाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप खुद अपने आप में हिंदी शब्द नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये शब्द, ये उद्यमिता हिंदी में कोई नहीं बोलता है। आज तक हिंदुस्तान में मुझे एक पर्सन नहीं दिखता जो उद्यमिता बोलते हुए दिखाई दे, एंटरप्रेन्योरशिप ही बोलते हैं। तो इस उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का क्या अर्थ है ये आप समझें। उद्यमिता शब्द का अर्थ होता है किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत करना, किसी नए कारोबार को, नए कारोबार या व्यवसाय को शुरू करना। बहुत ध्यान से इस शब्द को समझना कि किसी नए कारोबार को, किसी नए व्यवसाय को, बिजनेस को, किसी नए व्यवसाय को शुरू करने का को कहते हैं हम उद्यमिता। अब ये पॉइंट सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा हो, लेकिन कुछ और चीजें समझो ताकि इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। मैं दो शब्द आपको और समझाता हूं, दो शब्द आपको और क्लियर करता हूं। पहला शब्द है उद्यमी। पहला शब्द हम समझते हैं उद्यमी। ये उद्यमी शब्द का क्या मतलब है भाई? उद्यमी का अर्थ होता है व्यवसायी, और व्यवसायी का मतलब जो कारोबार, बिजनेस, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो है उद्यमी। अब ये बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन अब उद्यमिता शब्द पर आओ। उद्यमिता शब्द का वास्तव में अर्थ होता है एक प्रक्रिया। ये क्या है? एक प्रोसेस है। देखिए, हम अभी आपको समझाएंगे कि व्यवसाय क्यों शब्द उपयोग नहीं किया गया। हमारे सिलेबस में व्यवसाय शब्द के स्थान पर उद्योग क्यों लिखा हुआ है, उद्यमिता क्यों लिखा हुआ है? जब उसके पास इतने अच्छे अच्छे शब्द थे, वो व्यवसाय लिख सकता था, वो उद्योग लिख सकता था, वो कारोबार लिख सकता था, वो बिजनेस लिख सकता था, लेकिन उसने ये उद्यमिता शब्द ही हमारे सिलेबस में क्यों डाला? हमें इस पॉइंट को समझना है कि उद्यमिता, व्यवसाय, बिजनेस में क्या डिफरेंस है और उद्यमिता हमें क्या पढ़नी है। तो उद्यमिता शब्द का अर्थ जो है वो एक प्रक्रिया के रूप में यूज किया जाने वाला है, कि उद्यमिता एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया को दर्शाता है भैया। जब कोई भी व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है, तो नए उद्योग को शुरू करने की जो प्रक्रिया, वह उसे चलाने की जो व्यवसायिक उद्यमिता है या जो गुण है, उस गुण को देखिए। एक तो नया व्यवसाय शुरू करने, नया व्यवसाय शुरू करने की क्षमता, नया व्यवसाय शुरू करने की जो क्षमता है या शुरू करना, नए व्यवसाय को शुरू करना, और साथ में उसे चलाने का जो गुण है, ये व्यक्ति के अंदर जब पाया जाए तो हम कहेंगे उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? उसके अंदर व्यवसायिकता का गुण पाया जाता है, जिसे आपको पढ़ना है उद्यमिता। क्योंकि अब मैं जब व्यवसाय की डेफिनेशन बताऊंगा तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। तो इसे मैं बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपको तीन शब्द एक साथ बताता हूं। वो तीन शब्द हम समझें, वो कौन से शब्द हैं? सबसे पहले हम एक शब्द समझते हैं व्यवसाय। हमें क्या शब्द समझना है? व्यवसाय। फिर हम एक शब्द को समझते हैं उद्योग, और फिर हम आएंगे उद्यमिता पर।
ताकि आप सबके दिमाग में मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से सेट कर सकूं। व्यवसाय को इंग्लिश में हम बिजनेस कहते हैं, उद्योग को हम इंडस्ट्री कहते हैं, और व्यवसाय उद्यमिता को हम एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा इजी रहेगा, आपको इंग्लिश में ही कहें, उद्यमिता थोड़ा टफ पड़ेगा। भाई अब उद्योग व्यवसाय की क्या परिभाषा है? तो व्यवसाय की परिभाषा इतनी सी है कि जब लाभ कमाने के उद्देश्य से, यहां पॉइंट पर फोकस करना, कि जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति, लाभ कमाने के उद्देश्य से, मूल शब्द है यहाँ, क्या मूल शब्द है? लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को प्रदान करता है, बेचता है, खरीदता है, लेता है, प्रोवाइड कराता है, तो उसे कहते हैं व्यवसाय। बहुत आसानी से इसे अपने दिमाग में सेट करो, क्योंकि व्यवसाय समझ में नहीं आएगा तो उद्योग समझ में नहीं आएगा, उद्योग और व्यवसाय दोनों समझ नहीं आएंगे तो उद्यमिता टफ पड़ेगा, समझना बहुत इजी नहीं रहेगा। इसलिए इस शब्द को समझो, उद्यमिता को। देखो भाई, बहुत इजी सब्जेक्ट ये है, कोशिश करूंगा कि मैं 1 महीने में आपको ये पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा दूं, और पढ़ भी लेंगे हम, और फिर आंसर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अभी शुरुआत में थोड़ा धीरे चलूंगा क्योंकि आप लोगों को इस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आ जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये मत सोचना कि मेरा बायो था, कि मेरा केमिस्ट्री था, कि मेरा फिजिक्स था या मैथ्स था तो मुझे नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं और इंजीनियर हूं, लेकिन मैंने सोशियोलॉजी यूट्यूब पर पढ़ाया आप सबके सामने, तो सोशियोलॉजी पढ़ाया, उद्यमिता में आपको पढ़ाने आ गया हूं। तो जब मैं पढ़ा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। और मैं ये सब्जेक्ट जानबूझकर पढ़ा रहा हूं ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि जितने सामान्य तरीके से मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करूंगा, मतलब एक इंजीनियर आपके सामने इन चीजों को जितने सरल रूप में प्रेजेंट करेगा, शायद कॉमर्स बैकग्राउंड का व्यक्ति उस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट ना करे। ये मेरे अंदर का विचार है, इसमें सत्यता कितनी है ये अलग बात है। तो हम पहले इन 3 शब्दों को समझें कि व्यवसाय माने क्या होता है। व्यवसाय का मतलब होता है लाभ कमाने के लिए चीजों को, वस्तुओं को खरीदना बेचना और सेवाओं को देना, सेवाएं प्रदान करना। जैसे कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी के बाल काटता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी के यहाँ साफ सफाई करता है, कुछ भी सेवा दे रहा है, तो सेवा देना, पढ़ाना भी एक सेवा देना है, डॉक्टर बनना भी एक सेवा देना है, इंजीनियर का मैप बनाना भी, इंजीनियरिंग की मैप बनाना भी सेवा है, सब कुछ सेवा में आता है। तो जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से उपभोक्ता को कोई वस्तु या सेवा प्रदान करने का लक्ष्य से निर्मित संस्था होती है, उस संस्था को व्यावसायिक संस्था, और इस क्रिया को, इस चीज को हम व्यवसाय कहते हैं। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए। व्यवसाय की पहली जरूरत है संस्था का होना। व्यवसाय तभी हो सकता है, अब एक व्यक्ति को भी संस्था कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, और 4-5, 50, 100, 200, 400 लोगों की मिली-जुली संस्था को भी संस्था कहा जाता है। उद्योग क्या होता है भैया? इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? तो व्यवसाय और इंडस्ट्री, या बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से समझो इसे। जब भी देखो, उद्योग शब्द की शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति से, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, तो वहां पर जब बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे मैं घर में अचार बनाता हूं और मैं दिन भर में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो अचार बनाता हूं, तो वो घरेलू उद्योग हो गया। अभी उद्योग शब्द आया ही नहीं। उद्योग शब्द समझना है कि उद्योग शब्द वहां उपयोग होता है जहां हम लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, बड़े स्तर पर सेवाएं प्रदान करते हैं। तो जब बड़ी मात्रा में सामान का निर्माण या सेवाएं प्रदान की जाती है लार्ज स्केल पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर, कि 1000 कुंटल चीज पैदा कर दी, 50,000 लोगों को पढ़ा दिया, तो ये जो बड़े स्तर पर जब कोई काम किया जाता है तो उसके लिए उपयोग होता है बेसिक शब्द इंडस्ट्री या उद्योग। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि व्यवसाय मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाली, या लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई संस्था
या कोई व्यक्ति सेवाएं या वस्तुएं प्रदान करता है तो इसे हम कहते हैं व्यवसाय। उद्योग किसे कहते हैं कि जब बड़े पैमाने पर कोई कार्य किया जाए, बड़े पैमाने पर कोई वस्तु दी जाए, बेची जाए, सेवाएं प्रदान की जाए या निर्माण किया जाए तो उसे हम उद्योग कहते हैं। अब असली में मूल शब्द पर आते हैं जो हमारे सिलेबस का शब्द है उद्यमिता। तो आज आपके दिमाग में पूरी तरह कॉन्सेप्ट सेट करने पर ही काम करूंगा। तो नए व्यवसाय, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, नए व्यवसाय या उद्योग। तो नए व्यवसाय या उद्योग, नए इस शब्द पर फोकस करो, नए व्यवसाय या उद्योग को शुरू करने की क्रिया, ध्यान से समझना, उद्यमिता क्या है, नए व्यवसाय या उद्योग को शुरू करने की क्रिया, एक प्रोसेस है कि प्रक्रिया को हम कहते हैं उद्यमिता। मतलब उद्यमिता एक गुण होता है मनुष्य का जिसके तहत, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नए उद्योग को या नए व्यवसाय को शुरू करता है। तो उद्यमिता की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी नए, यहां नया होना जरूरी है। आपको समझना है कि आपके पिताजी किसी किराने की दुकान को चलाते थे और आप वहां पर जाके बैठ गए, आप एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं कहेंगे इसे, आप व्यवसाय कहेंगे। आपके पापा का एक कारखाना था, आप उस कारखाने के मालिक बन गए पापा के मर जाने के बाद, या पापा जीवित हैं और आप बन गए, तो आप हो गए उद्यमी, उद्योग करने लग गए। लेकिन आपने उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आपका नहीं है, क्योंकि इसकी पहली शर्त है नया होना चाहिए, नवीनता उसमें होनी चाहिए, आपका विचार नयापन को शामिल करेगा। तो नए व्यवसाय को शुरू करने की जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। शायद इतनी देर में खाका में आपके दिमाग में तैयार किया। अब आपको 3 शब्दों को समझना है, उद्यमी, उद्यमिता और उद्यमिता विकास। उद्यमी का मतलब है व्यवसायी, कारोबार करने वाला व्यक्ति। तो उद्यमिता का मतलब क्या है, कारोबार करने वाला व्यक्ति। उद्यमिता का अर्थ क्या है, एक प्रक्रिया। जब कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है, नया उद्योग को शुरू करने की प्रक्रिया, उसे चलाने की प्रक्रिया ही उद्यमिता कहलाती है। तो किसी नए उद्योग को शुरू करना और उसे चलाने की प्रक्रिया को कहते हैं उद्यमिता। अब उद्यमिता विकास भी एक शब्द आ जाता है एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर का, तो इसका भी अर्थ समझो। उद्यमिता विकास का मतलब है बाजार में मौजूद संभावनाओं को पहचानना और उद्योगों की शुरुआत करना। देखो उद्यमिता विकास शब्द का अलग ही अर्थ निकल रहा है। बाजार में जो संभावना है कि यहां मेरा उद्योग, यहां मेरा व्यवसाय, यहां मेरा बिजनेस चलेगा, उस संभावना को पहचानना, संभावना को पहचान कर नए उद्योग की शुरुआत करना, नए उद्योग की शुरुआत करना ही उद्यमिता विकास है। नए नए उद्योग खोलना उद्यमिता विकास है। तो शायद इन 3 शब्दों से आपके दिमाग में मैं कॉन्सेप्ट क्रिएट करने में सफल रहा कि उद्यमिता है क्या। क्योंकि अधिकतर बच्चे उद्योग धंधे, व्यवसाय माने उद्योग माने कि इंडस्ट्री, बिजनेस माने व्यवसाय और उद्यमिता माने एंटरप्रेन्योरशिप, इन 3 अलग अलग शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अधिकतर बच्चे इस कंफ्यूजन में घुसे पड़े रहे हैं कि बिजनेस ही उद्यमिता है। नहीं भाई, बिजनेस माने कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई काम को करना। उद्यमिता उस प्रोसेस का नाम है जब आप किसी नए उद्योग को खोलते हैं। यह पुराने उद्योग पर लागू होता ही नहीं है। जो 50 साल से कोई उद्योग बना पड़ा है, चल रहा है, उसे उद्यमिता नहीं कहेंगे। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप एक गुण है जिसके माध्यम से व्यक्ति नए उद्योग या व्यवसाय को स्थापित करता है और उसे चलाता है, ये उद्यमिता कहलाती है। तो ये शायद आपके दिमाग में कुछ मात्रा में क्लियर रहा होगा। उद्यमिता के मूलभूत तत्व क्या है, तो यहाँ मूलभूत तत्व लिखे हुए हैं हमने। सबसे पहला,
जोखिम उठाना। देखिए, जोखिम उठाना, अनिश्चितता, नए विचारों को व्यवहारिक बनाना और निर्णय लेना, 4 शब्द हैं। जोखिम उठाना मतलब रिस्क टेकिंग प्रोसेस, तो रिस्क उठा लेना या रिस्क उठाने की क्षमता को शामिल करना। अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी की बात की जा रही है कि अनसर्टेनिटी जो है वो होगी। नए विचार मतलब इनोवेशन करना है, इनोवेशन होना चाहिए। और निर्णय लेना मतलब कि डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो जहां ये 4 चीजें होती है वहां उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। जब आप रिस्क लेते हैं, जब आप अनिश्चितता की स्थिति, फिक्स नहीं है कि 10 रुपए ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हो सकता है प्रोडक्ट बने बिके ना, हो सकता है बने ही ना, हो सकता है लोग आपकी सेवाओं को पसंद ना करें। तो वहां अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी हो, जहां रिस्क हो, जहां आप नवीन नवाचार करें या इनोवेशन हो, और जहां डिसीजन मेकिंग की जाए। तो जब ये 4 चीजें कोई व्यक्ति एक काम को करने के लिए करता है, तब हम कहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर है, उस व्यक्ति ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है। अब देखिए, कोई भी उद्योग को शुरू करने के लिए मूल आवश्यकता क्या है? भाई मुझे मान लीजिए कोई भी बिजनेस करना है, मान लेते हैं कि मुझे कपड़े बनाने का एक कारखाना खोलना है, या मैं कपड़े बेचना चाहता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? तो किसी भी उद्योग की शुरुआत या उद्योग को शुरू करने के 4 तत्व होते हैं, करने के 4 जो है वो तत्व माने गए हैं कि इसके बिना तो उद्योग शुरू हो ही नहीं सकता। और वो तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला तत्व है पूंजी। क्या है? पूंजी। दूसरा जो तत्व माना गया है वो है श्रम। क्या है? श्रम, आपको श्रम चाहिए। तीसरा जो तत्व माना गया है, आपको बहुत शांति से इसे समझना है कि तीसरा तत्व माना गया है भूमि, जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। और चौथा तत्व माना गया है साहस। अब किसी इकोनॉमी में आप शायद इसे पढ़ेंगे, तो वहां आपको साहस मिलेगा, पूंजी मिलेगा, श्रम मिलेगा, और भूमि की जगह प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, या प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक जो कच्चा माल है वो हो सकता है। तो यहाँ कच्चा माल भी लिख दोगे तो वही बात होगी, भूमि लिख दोगे, प्राकृतिक संसाधन लिख दोगे, सब में वही बात होगी। अगर किसी भी इंसान को इस दुनिया में कोई भी धंधा, कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय शुरू करना है, तो उसकी 4 प्रमुख जरूरतें होंगी। सबसे पहला पैसे चाहिए, पूंजी चाहिए। दूसरा, हमें प्राकृतिक चीजें या कच्चा माल बोल दो, भूमि बोल दो, प्राकृतिक संसाधन बोल दो, वो चाहिए। फिर हमें श्रम चाहिए, क्योंकि हमें, अगर मान लो आपको एक कारखाना खोलना है, तो चौकीदार से लेकर मशीन चलाने वाला तक का सारे लोग चाहिए होंगे, श्रमिक चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी तत्व होता है साहस। बिना साहस के कोई उद्योग शुरू नहीं हो सकता। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप कहती है ये उद्योग है। हम कहते हैं कि जब नया कोई भी उद्योग खोला जाएगा, तो उसमें आपको साहस का मतलब होगा जोखिम उठाने की शक्ति, जोखिम उठाने की शक्ति। तो जोखिम उठाने की शक्ति या जोखिम उठा करके कोई व्यक्ति जब नए व्यवसाय को खोलता है, शुरू करता है, तो यह नया होना जरूरी है। तो इस प्रक्रिया को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। शायद आपके दिमाग में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आगे और होंगे, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि अभी तक जो मैंने समझाया ये समझ आया है, कि हवा में चल रही है कहानियां, क्योंकि वो हैंग हो गया हो कंप्यूटर या कुछ परेशानी आ गई हो, तो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाए जा रहा हूं, अंततः रिजल्ट कुछ ना मिले। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको केवल बेसिक रूप से शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश की है। हम केवल और केवल आपके दिमाग में एक बेसिक सी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या पिक्चर है। उद्योग, धंधा, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब से एंटरप्रेन्योरशिप कैसे अलग है। अब पारिभाषिक रूप में इसको अर्थ को समझते हैं। उद्यमिता से क्या आशय है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हम समझते हैं।
उस प्रवृत्ति, उस आदत, उस हमारी योग्यता, उस कैपेसिटी से है। देखो, उस प्रवृत्ति या योग्यता या उस कैपेसिटी से है जिसके द्वारा व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार की जोखिम एवं अनिश्चितताओं का मुकाबला किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि उद्योग खोलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोखिम उठाने की क्षमता। तो जब जिसके द्वारा मतलब वहां कैपेसिटी इंसान की जिसके द्वारा इंसान इन पर्सन की वो कैपेसिटी जिससे वह रिस्क को उठाता है और अनिश्चितताओं का मुकाबला किए करता है, अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन कंडीशंस का मुकाबला करता है, इस स्थिति को हम कहते हैं उद्यमिता या वहन करने का उनका वहन करते हुए व्यवसाय का संचालन करता है। बहुत सरल शब्दों में अपने दिमाग में एक परिभाषा बिठाओ कि जब पहले इसको हिंदी में सरल शब्दों में समझें या अपनी कॉमन भाषा में समझें कि जब भी कोई इंसान नया धंधा खोलता है, जब भी कोई इंसान नया व्यवसाय खोलता है, तो उसको रिस्क होता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं चले जाएंगे, मेरे टाइम वेस्ट तो नहीं चले जाएगा। तो जब भी कोई इंसान नए उद्योग को, तो किसी इंसान का, उद्यमिता की परिभाषा है, उद्यमिता का अर्थ किसी भी इंसान की वह योग्यता जिसके आधार पर वो किसी नए उद्योग को खोलने का जोखिम उठाता है और अनिश्चित कंडीशंस का मुकाबला करता है, इस गुण को, इस क्वालिटी को और खोलने की, उद्योग खोलने की इस प्रक्रिया को उद्यमिता कहते हैं। अपने दिमाग में इसे बहुत सरल शब्दों में सेट कर लीजिए। उद्यमिता क्या है? रिस्क लेने की और किसी इंडस्ट्री को, किसी उद्योग को, किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं उद्यमिता। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। इसको अन्य शब्दों में भी समझेंगे तो उद्यमिता का आशय अनेक जोखिम एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति से है जो व्यवसाय या उद्यम में निहित होती है। उद्यमी केवल धन कमाने के लिए नहीं, देखो आ गई ना व्यवसाय, और बहुत कॉमन बात है, ध्यान से समझना कि किसी व्यवसाय में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। कोई भी बिजनेस जो होता है वो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से खोला जाता है। हो सकता है कि वो कुछ तो भी कर दे, अनैतिक कार्य भी कर ले तो भी बिजनेस होगा, क्योंकि जब उद्देश्य केवल लाभ कमाना होगा तो उसे बिजनेस कहेंगे। जब कोई व्यक्ति कोई नया काम करेगा, लाभ तो सब कमाएंगे, लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ जब कोई व्यक्ति जोखिम उठाएगा तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उद्यमिता केवल धन कमाने का साधन नहीं है। इट इज नॉट अ वे टू अर्न मनी, ये पैसे कमाने का साधन नहीं है। क्या है? व्यक्तित्व विकास का प्रभावशाली विकल्प भी है, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तो आपके अंदर मजबूती आती है, आप निखर करके सामने आते हैं, फिर नया नया करते करते आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे किसान जो है वो फसल उगाता है खेत में, अगर वो वही फसल उगाए जा रहा है हर साल हर साल हर साल, तो ये होगा लाभ कमाना, क्योंकि अब वो फसल क्यों बो रहा है? क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। अगर वो हर साल कुछ उसमें नया इन्वेंशन करे, किसी साल उसने एक नई क्वालिटी के बीज लेकर आ गया, किसी साल उसने पानी कम ज्यादा दे करके, किसी साल उसने नए खाद का प्रयोग करके, नए बीज का प्रयोग करके कुछ कर दिया, तो ये किसान भी एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। मान लो कि किसान जो है वो पशुपालन करता है और अब मशीनों के माध्यम से वो दूध निकालने की कोशिश करता है, बड़े स्तर पर दूध निकालता है और बड़े कुछ नया, यहाँ शब्द क्या आ गया, कुछ नया अगर वो कर देता है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होगी। और अगर वो कुछ भी नया नहीं करता है, पुराने ही ढल्ले पर चले जा रहा है, तो वो बिजनेस होगा, वो उद्योग होगा, वो व्यवसाय होगा। शायद आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट हो गया कि जहां नया नहीं वहां एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप माने नया, नए होने की बेसिक नीड है यहाँ। और आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं हम समझते हैं।
परिभाषाओं से चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं। और जब आपको सोशियोलॉजी या जो एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की जो चीजें हैं, सब्जेक्ट हैं, उसमें परिभाषाओं को रट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 नंबर 3-3 नंबर में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। रिचर्ड केंटिलॉन, इन व्यक्ति का नाम याद रखना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का पहली बार उपयोग यही व्यक्ति करता है। रिचर्ड केंटिलॉन ने क्या परिभाषा दी, क्या डेफिनेशन दी है? रिचर्ड केंटिलॉन ने उद्यमिता को जोखिम उठाने का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है। क्या बोला इन्होंने? कि जोखिम उठाने का एक महत्वपूर्ण कार्य ही उद्यमिता है। उनके अनुसार उद्यमिता वह जोखिम उठाने का कार्य है जिसका बीमा नहीं होता। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी इन्होंने 2 लाइन में। ये इनकी डेफिनेशन है, अच्छे से आप लोग याद कर लें। क्या कहते हैं कैंटिलिना? कैंटिलिना कहते हैं कि उद्यमिता वह जोखिम उठाने का कार्य है जिसका बीमा नहीं होता। तो जो कैंटीन में हम जाते हैं, है ना, कैंटिलीना नाम है इनका, तो मैं सरल बनाने के लिए कैंटीन कर देता हूं। तो कैंटीन में हम जाते हैं, 4 दोस्त और आ गए तो उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा। तो रिस्क है कि कैंटीन में जाओगे और कोई देख लेगा कि ले मुझे भी चाय पिला दो, तो पिलानी पड़ेगी ना उसको। कुछ हम खा रहे हैं और कोई और आ गया तो उसको खिलाना पड़ेगा। तो कैंटिलीना का नाम है, कैंटिलीना कह रहे हैं कि जोखिम उठाने का कार्य जिसका बीमा नहीं, वही उद्यमिता। उद्यमिता की कितनी सरल डेफिनेशन कह रहे हैं कि उद्यमिता वहां जोखिम उठाने का कार्य है जिसका बीमा नहीं होता। खत्म, इतनी सी बात कह रहे हैं, खत्म हो गया इसकी डेफिनेशन। अब आगे आते हैं, रॉबर्ट लेम्ब नाम के एक जो है प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का वह स्वरूप है जो आर्थिक नव प्रवर्तन द्वारा संपादित होता है। थोड़ी कठिन शब्दावली है, शायद आपको समझना पड़ेगी। उद्यमिता सामाजिक निर्णय मतलब कि सोशल जो हम डिसीजन लेते हैं, सोशल डिसीजन का क्या बोल रहे हैं, सामाजिक निर्णय मतलब सोशल डिसीजन। तो उद्यमिता सोशल डिसीजन का वह स्वरूप है, समाज में डिसीजन मेकिंग का एक टाइप है जो आर्थिक नव प्रवर्तक द्वारा संपादित किया जाता है, जो नए व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। इसको सरल कर देता हूं, इसको आम भाषा में जब हम बोलेंगे रॉबर्ट लेम्ब की परिभाषा को, कि जब समाज में कोई व्यक्ति नया डिसीजन लेता है और वो इकोनॉमिक हो, जब समाज में कोई व्यक्ति नया इकोनॉमिक डिसीजन लेता है तो वही उद्यमिता कहलाती है। ये रॉबर्ट लेम्ब कह रहे हैं। अपने शब्दों में हम आते हैं, हिंदी के कठोर शब्दों में आते हैं, तो उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का एक स्वरूप है, समाज में निर्णय लेने की एक टाइप है जो आर्थिक नवप्रवर्तक द्वारा संपादित की जाती। संपादित मतलब लिया जाना, लेना। तो ये समझ गए होंगे आप। तो ये रॉबर्ट लेम्ब जो है वो लंबा कर दे ऐसी परिभाषा, जबरदस्ती लंबा कर दी परिभाषा को। इतनी सी बात है कि समाज में कहीं कोई व्यक्ति जब आर्थिक निर्णय लेता है तो उसे ही उद्यमिता कहते हैं। इतनी सरल परिभाषा, ये मैंने अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दी है। अब आते हैं जोसेफ शूमपीटर। ये शूमपीटर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भैया, एग्जाम में पूछा जाने के चांस है, क्योंकि शूमपीटर ही बहुत मतलब उद्यमिता के सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। यहां से सिद्धांत शुरू होंगे। उद्यमिता को इन्होंने नव प्रवर्तनकारी योग्यता या इनोवेटिंग एबिलिटी कहा। ये 2 नंबर वाले प्रश्न में आने का चांस रखता है कि किस समाजशास्त्री ने उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेटिंग एबिलिटी कहा। तो उद्यमिता को इनोवेटिंग एबिलिटी जो है वो शूमपीटर ने कहा। किसने कहा? शूमपीटर। याद रखना, शूमपीटर इन व्यक्ति का नाम है। एक उद्यमी जो एक शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री रहे, इनका नाम है। तो ये उद्यमिता जो है उसके लिए जोसेफ शूमपीटर ने परिभाषा दी कि उद्यमिता को नव प्रवर्तनकारी योग्यता मतलब इनोवेटिंग एबिलिटी के रूप में परिभाषित किया। उनकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या कहते हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी वह व्यक्ति है जो किसी नए विचार को प्रस्तुत करता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कह रहे हैं ये शूमपीटर। ये क्या कह रहे हैं भैया, इतनी सी डेफिनेशन है। एक विकसित, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में है साहसी वह व्यक्ति है जो किसी नए विचार को प्रस्तुत करता है।
एक विकसित अर्थव्यवस्था में, इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी, अ रिस्क टेकर इज अ पर्सन जो किसी नए विचार को, जो कोई इनोवेटिव आइडिया को प्रेजेंट करे, कोई इनोवेशन को प्रेजेंट करे, वह व्यक्ति साहसी या वह व्यक्ति उद्यमी या वही प्रोसेस उद्यमिता कहलाती है। ये शूमपीटर की परिभाषा है। अर्थात उद्यमिता एक सृजनात्मक नवप्रवर्तनक प्रत्युत्तर है। ऐसा एक इन्होंने उसके लिए नया नाम सुझाया था, खैर बहुत फेमस नाम पढ़ ही नहीं पाया, ये लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बोले अच्छा उद्यमिता, इसके कठिन शब्द बतलाओ भाई, तो वो स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन ये याद रहे कि किसने जो अपनी उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप है इसको इनोवेटिव एबिलिटी कहा, तो इनोवेटिव एबिलिटी नाम दिया है शूमपीटर ने, नाम याद रखना। मैं दो तीन परिभाषाएं और बताता हूं आपको। बी आर गायकवाड़ नाम के एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनके हिसाब से, उनके एक प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी, तो उन्होंने भी उद्यमिता को नव प्रवर्तन माना। उन्होंने कहा कि उद्यमिता अनिश्चितताओं का सामना करने की और जोखिम उठाने की इच्छा और अंतः प्रेरणा है। कितनी सरल सी डेफिनेशन है कि उद्यमिता अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटी का सामना करने के लिए जोखिम उठाने की इच्छा और अंतः प्रेरणा है। बस इतना सा आपको याद रखना है। मार्शन, ये मार्शन जो है ये भी एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है प्रोफेसर रहे। उन्होंने उद्यमिता को जोखिम उठाने एवं प्रबंधन करने की योग्यता माना है। उन्होंने जोखिम उठाने मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ मैनेजमेंट करने की एबिलिटी भी माना है। तो किस अर्थशास्त्री ने, यहाँ अर्थशास्त्री शब्द उपयोग होगा क्योंकि मार्शन एक अर्थशास्त्री थे, तो मार्शन ने जो कि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने, ध्यान से सुनना, उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को जोखिम उठाने मतलब रिस्क टेकिंग और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करने की योग्यता माना है। ये याद रखना, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अर्थशास्त्री ने जोखिम उठाने और मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी को उद्यमिता कहा, तो जो मार्शन है उन्होंने कहा है भाई, उनके अनुसार उपक्रम, उपक्रम मतलब उद्योग की स्थापना करने के बाद साहसी एंटरप्रेन्योर प्रबंधक के रूप में काम करता है। बस इतनी सरल सी डेफिनेशन है उनकी कि किसी भी उद्योग को इस्टेब्लिश करने के बाद एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है, उसे मैनेज करने का काम करता है। इसलिए ये दोनों गुण जिसमें होंगे वो एंटरप्रेन्योर है, ऐसा मार्शन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। H.W. जॉनसन एक और समाजशास्त्र, ये अर्थशास्त्री हैं, ये क्या कह रहे हैं, तो याद रखना, जॉनसन ने 3 आधारभूत तत्व बताए हैं, उद्यमिता के 3 आधारभूत तत्व इन्होंने जोड़े। तो वो क्या 3 आधारभूत तत्व हैं? अन्वेषण, अन्वेषण मतलब कि जांच करना, उसकी किसी भी जो इस बाजार है, जो हमारे सामने इकोनॉमी है, उसमें जांच करने की जो कैपेसिटी है उसे अन्वेषण कहा जाता है। नव प्रवर्तन मतलब इनोवेशन, नव प्रवर्तन मतलब इनोवेशन कह दो, तो इनोवेशन। और अनुकूलन, अनुकूलन आप समझते हैं, जब मछली जो है वो मीठे पानी से खारे पानी में डाली जाएगी तो शरीर के साथ अनुकूलन करती है ना, तो वो अनुकूलन शब्द, ये 3 इन्होंने तत्व जोड़े। तो एक ऐसा प्रश्न बहुत कठिन हो जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता के 3 तत्व कौन से हैं, तो फिर आपको केवल ये बताना है। अगर वो सामान्य रूप से उद्यमिता के तत्व पूछे तो ये रहे उद्यमिता के सरल से तत्व आपके सामने है। पहला उद्यमिता का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है जोखिम उठाना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी पहला तत्व होता है। अगर आपके अंदर रिस्क उठाने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। दूसरा तत्व है नवाचार, इनोवेशन, जब अगर आपके अंदर इनोवेशन नहीं है तो वो तत्व आपकी उद्यमिता का, तो उद्यमिता के जब तत्व एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए ना 7 नंबर में कि उद्यमिता के तत्व, तो इस तरीके का एक डायग्राम बना करके 2 लाइन में पहले उद्यमिता की डेफिनेशन और उसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित है, ऐसे प्रेजेंट करना है हमें आंसर। तीसरा, प्रबंधन करना मतलब मैनेजमेंट करने का गुण, निर्णय लेना मतलब डिसीजन मेकिंग का गुण, संगठन निर्माण मतलब कि किसी
भी संस्था को बनाना, किसी भी संगठन को बनाना। और पांचवा जो क्वालिटी इन्होंने, छठा क्वालिटी जो बनाया, कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय, क्योंकि एक संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना भी उद्यमिता का गुण होता है, तत्व होता है। तो उद्यमिता के कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं, तो अलग अलग जो अर्थशास्त्री उन्होंने अलग अलग तत्व स्वीकार किए गए। जो कॉमन तत्व स्वीकार किए गए हैं वो ये हैं: रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, प्रबंधन, निर्णय लेना, संगठन बनाना और कोऑर्डिनेशन करना। आपको ये याद रखना है। अगर आपसे जॉनसन के तत्व पूछ लिए जाएं तो आप ऊपर वाले तीन तत्व बोलेंगे: अन्वेषण करना, इनोवेशन करना, अन्वेषण, इनोवेशन, और तीसरा पॉइंट है अनुकूलन। अन्वेषण, इनोवेशन और अनुकूलन, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता की अवधारणा का विकास। अब हम सिलेबस पे आए हैं। सिलेबस में पहला टॉपिक दिया था उद्यमिता की अवधारणा, तो अब हम यहां से पढ़ रहे हैं उद्यमिता की अवधारणा। तो उद्यमिता की अवधारणा का विकास जो है वो तीन रूपों में होता है। पहले कुछ और था, जैसे हम इतिहास में बोलते हैं ना, प्राचीन काल का इतिहास, मध्य काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। ऐसे उद्यमिता के भी तीन चरण हो चुके हैं। जमाने में पहली बार जब उद्यमिता आई थी तो उसे हमने कहा था प्राचीन अवधारणा। उसे क्या कह दिया गया? प्राचीन अवधारणा। इस प्राचीन में जब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आया उद्यमिता की परिभाषा का, उद्यमिता के अर्थ का, तो उसे कहा नव प्राचीन अवधारणा। और तीसरी वाली जो क्वालिटी है वो आधुनिक अवधारणा के रूप में मानी गई। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो आधुनिक अवधारणा या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो भैया ये क्या पढ़ रहे हैं हम? उद्यमिता की अवधारणा मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो तीन कॉन्सेप्ट चलते हैं जो धीरे धीरे विकसित हुए हैं। आज की तारीख में ये मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है। लास्ट सबसे पहले एंशियंट मॉडल चलता था। एंशियंट मॉडल जो एंशियंट कॉन्सेप्ट है वो अपनाया गया। उसके बाद न्यू एंशियंट जो है, न्यू एंशियंट कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, नव प्राचीन अवधारणा को अपनाया गया, और वर्तमान में मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपना लिया गया है। अब ये क्या है, ये तीनों चीजें इस पर चलते हैं ताकि आज हमारा पहला टॉपिक पूरा हो जाए। तो पहला पॉइंट देखो, नव प्राचीन अवधारणा। तो क्या ये सब आप लोगों को विजिबल है, ये दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कल मैं इसे थोड़ा सा जूम करके रखूंगा ताकि आप सब लोगों को हो जाए। वैसे जूम अपन आज भी कर सकते हैं। ये लो, जूम कर दिया। तो सबसे पहले तो इसे, ये जो सामने लिखा हुआ ये मैंने खुद से हाथ से लिखा है तो आपको थोड़ा इजी पड़े, मैं इसीलिए हाथ से लिख रहा हूँ। और हर टीचर को हाथ से लिखने का कहा गया है कि आपके लिए जो काम का है केवल वो निचोड़ आपको दिया जाए। बाजार में चलने वाले दुनिया भर के नोट्स आपको नहीं देने हैं, आपको केवल निचोड़ देना है उसका। नव प्राचीन अवधारणा, ये क्या कह रहा है? इसके पहले तो प्राचीन आएगा। तो प्राचीन और नव प्राचीन, प्राचीन अवधारणा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। आधुनिक अवधारणा, इसके प्राचीन अवधारणा वाला शायद थोड़ा सा मिस हो गया है। ये रही प्राचीन अवधारणा। चलो प्राचीन अवधारणा को थोड़ा सा हम डीप में समझते हैं कि प्राचीन अवधारणा क्या कहती है। देखो भाई, प्राचीन अवधारणा क्या कहती है, ध्यान से सुनना। प्राचीन या एंशियंट जो कॉन्सेप्ट है वो अवधारणा या उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कहता है। सबसे पहले हमें रटना पड़ेगा कि उसके प्रमुख विचारक कौन से हैं। तो पहला व्यक्ति है रिचर्ड कैंटिलिना, दूसरा है फ्रैंक नाइट, तीसरा है एडम स्मिथ। अब आपको याद हो कि इकोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो ये वही एडम स्मिथ है जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का भी कॉन्सेप्ट दिया, और उसकी जो पहली रिजिम थी, पहली जो शुरुआत हुई थी, वहां के विचारक रहे हैं जे बी से और जे एस मिल। ये जॉन स्टुअर्ट मिल है जो सोशोलॉजिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हो, डेविड रिकार्डो। ये 6 लोग जो हैं वो प्राचीन अवधारणा या एंशियंट कॉन्सेप्ट को मानते हैं। आपको इनके नाम याद करने, क्योंकि एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवधारणा जो कॉन्सेप्ट्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, प्राचीन या एंशियंट कॉन्सेप्ट किन किन समाज, किन किन अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों द्वारा अप्रूव किया गया। तो उसके लिए हमें पहले तो रिचर्ड याद करना पड़ेगा, फिर हमें फ्रैंक याद करना पड़ेगा, फिर हमें एडम स्मिथ याद करना पड़ेगा, फिर हमें डेविड रिकार्डो याद करना पड़ेगा, फिर हमें जे एस मिल याद करना पड़ेगा। और ये जे बी से तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब इनके नाम याद करने हैं।
तो देखो, रिचर्ड याद करना है, फेक याद करना है, एडम स्मिथ याद करना है, डेविड याद करना है और जेएस मिल याद करना है। याद करने के लिए कोड बना देता हूं मैं। हम एक रिच आदमी के से मिलने गए, क्या करने गए, हम एक रिच आदमी से मिलने गए, तो पहले रिचर्ड कवर हो गया और मिलने गए तो मिल कवर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमने क्या किया, वहां पर कुछ खा लिया, हमने वहां से कुछ खा लिया होगा भाई, किसी से मिलने जाते तो उसके यहाँ चाय पानी पीते हैं ना। तो हम जब किसी से मिलने, किसी रिच आदमी से मिलने गए, तो वहां पर हमने रिच आदमी से मिलने गए, तो उसने हमें हमसे हम वहां में हमने कुछ खा लिया होगा, तो खाने के बाद हमने कचरा फेंक दिया होगा, क्या कर दिया होगा, उसके घर में कचरा फेंक दिया होगा। उस पैसे वाले आदमी का घर जो है बहुत आलीशान बनाया हुआ, हमने गलती से कचरा फेंक दिया, तो फेंक दिया तो उसने हमें दे दनादन कर दिया। तो डेविड शब्द हमें याद रखना है यहाँ पर, डेविड, और फिर लास्ट में एडम, एडम याद करना है। तो डेविड और डम, एडम डेविड, डेविड और एडम दोनों हमने दे दनादन से याद करने कि जब हमने उसके घर में कचरा फेंका तो उसने हमें दे दनादन कर दिया। तो जब हम किसी रिच आदमी से मिलने गए तो हमने उसके घर में कचरा फेंक दिया और उसने हमें दे दनादन कर दिया। इससे आपको ये पांचों नाम याद हो जाएंगे, JCB, ये तो अच्छे से याद रहेगा, जेबी से को छोड़ दिया मैंने कोड में। तो ये जब से हम रिच आदमी से मिलने गए तो हमने वहां कचरा फेंक दिया और उसने हमारा दे दनादन कर दिया। तो इससे हमें ये नाम याद रह जाए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें याद करना है कि उद्यमिता का जो एंशियंट कॉन्सेप्ट है, प्राचीन अवधारणा है, उसको किसने दिया। फिर हमें याद करना है कि प्राचीन मत, इनका मानना क्या था, इनका विचार क्या था, इनका आइडिया क्या था। उद्यमिता निम्नलिखित तत्वों से संबंधित है। इनने कहा कि उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे पॉइंट्स से रिलेटेड है। उद्योग और व्यवसाय की अनिश्चितता और जोखिम वहन करने की क्षमता से संबंधित है। तो उद्यमिता इज रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी की को झेलने की कैपेसिटी से संबंधित है। दूसरा पॉइंट कहा उन्होंने, उद्यमिता के संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को एकत्रित कर संगठित करने की योग्यता है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से डेफिनेशन बता रहे हैं कि उद्यमिता की प्राचीन जो अवधारणा है उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है। तो वो कह रहे हैं कि उद्यमिता में पहला गुण होना चाहिए कि वो जोखिम उठा सके, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो। दूसरा वो कह रहे हैं कि उसमें श्रम पूंजी श्रम और भूमि को एक स्थान पर लाने की कैपेसिटी हो, उसको एकत्रित एवं संगठित करने की, उसे एक प्लेस पर लाने की कैपेसिटी उसमें हो। तीसरा, उत्पादन के समस्त साधनों को एक उत्पादक इकाई के रूप में संगठित करने की योग्यता हो, मतलब जो चीजें उत्पादन करती है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कैपेसिटी हो। तो जब ये तीन कैपेसिटीज किसी इंसान में आती है तो उसे हम उद्यमी कहते हैं। ये था एंशियंट जो कॉन्सेप्ट, वो कि वो ये मानते थे कि ये जिसमें होगा उसे उद्यमी कहा जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम इस बात को कहें तो कह सकते हैं कि यहाँ उदाहरणा जोखिम उठाने एवं उद्योगों के संचालन पर बल देती है। ये जो कॉन्सेप्ट था वो केवल इंडस्ट्री के स्टेब्लिशमेंट और उसे चलाने पर फोकस करने वाला था। प्राचीन विद्वानों ने उद्यमिता को आर्थिक प्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये याद रखना, किन विद्वानों ने इंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में, इकोनॉमिक प्रणाली के रूप में, आर्थिक प्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो जो प्राचीन काल के विद्वान थे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमी का एक सिस्टम नहीं माना था। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो फिर प्राचीन के बाद नव प्राचीन उदाहरणा आती है। तो प्राचीन के बाद जो नव प्राचीन उदाहरणा आती है वो क्या कहती है, वो आप ध्यान से सुने। देखो, बहुत अच्छे से हमें ये याद रहे कि अगली जो अवधारणा है वो नव प्राचीन अवधारणा है। और नव प्राचीन अवधारणा क्या कहती है भाई, इस अवधारणा के प्रमुख समर्थक चार लोग हैं, वॉल्टस, अल्फ्रेड मार्शल और जोसेफ शुम्पीटर। देखो, पहला आदमी याद रखना शुम्पीटर, क्या याद रखना, शुम्पीटर। फिर वॉल्टस, तीन ही है, वॉल्टस, और तीसरा है अल्फ्रेड, अल्फ्रेड मार्शल, है ना। अब देखो,
मार्शल का मारना याद कर लेते हैं, शूमपीटर का पीटना याद कर देते हैं, वो वॉल्टस का वॉल्टस ही कर लो। तो तीन चीजें आपने को याद करनी है। नव अवधारणा, न्यू एंशियंट कॉन्सेप्ट में हमें तीन लोगों के नाम याद करने हैं। शूमपीटर, पहला नाम याद रखेंगे शूमपीटर, वॉल्टस और अल्फ्रेड मार्शल। ये अपने दिमाग में सेव होने चाहिए, ये आपको रट कर रखना है। इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले कुछ खास बात कहते नहीं थे, लेकिन वो क्या कहते थे, यह विचार उद्यमिता को यह विचार उद्यमिता को यह विचार उद्यमिता को निम्नलिखित संबंधों में निम्नलिखित योग्यताएं जोड़ता है। वो क्या कहते हैं कि उद्योग में संबंधित प्रबंधकीय कार्यों, अब यहां से शुरुआत होती है कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप, देखो पहली जो युग था, पहला जो जमाना था, जब हमने मॉडर्न सॉरी एंशियंट कॉन्सेप्ट को अपनाया, तो वहां उन्होंने परिभाषा में कहा कि भाई केवल रिस्क लेकर के किसी भी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश कर दो, बिजनेस को स्टेब्लिश कर दो, किसी भी उद्योग को स्टेब्लिश कर दो और उसे चला लो, ये इसे ही हम उद्यमिता कहेंगे। जब थोड़ी अगली स्टेप में थोड़ा डेवलपमेंट होता है, तो नव प्राचीन अवधारणा या न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मानने वालों ने कहा, बोले नहीं इतने में काम नहीं चलेगा, थोड़ा और। तो वो उन्होंने कहा कि भाई जो पुरानी वाली थी वो तो हो, साथ में उसमें प्रबंधन का कार्य, मैनेजमेंट का काम भी आना चाहिए। नहीं तो नया उद्योग खोल दिया और थोड़े साल बाद घाटे में चला गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब कोई कार्य योजना बनाई जाती है, काम की योजना बनाना, उद्योगों के साधनों को एकत्रित करना, उत्पादन के साधनों को एकत्रित करना, संगठित करना और समुचित प्रणाली को नियंत्रित और निर्देशित करना, इन सबको मिलाकर के हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। तो बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, तो न्यू एंशियंट कॉन्सेप्ट या अवधारणा को मानने वाले जो विचारक थे, उन्होंने कहा कि देखो केवल उद्योग को खोल लेने से काम नहीं चलता है, उसे चलाना और प्रॉफिट कमाने से काम चलता है, इसलिए मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो इनका कहना है कि जो पुरानी जरूरतें थी वो तो परिभाषा में होनी चाहिए कि नया उद्योग खोलना है, जोखिम लेने की क्षमता हो, प्लस साथ में उसे मैनेज करने की कैपेसिटी होगी, तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल करेंगे, नहीं तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप हम नहीं मानेंगे। फिर वो कहते हैं कि व्यवसाय में समय समय पर सुधार भी जरूरी है। व्यवसाय में समय समय पर सुधार करते रहना, वह आवश्यकता परिवर्तन करते आवश्यकता होने पर परिवर्तन करना, समय समय पर चेंजेस करते रहना भी जरूरी है, नहीं तो फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में नहीं आता। इन शॉर्ट हम कह दें कि जो न्यू एंशियंट कॉन्सेप्ट या नव प्राचीन अवधारणा के विचारक है, वो कहते हैं कि भाई उद्यमिता का मतलब होता है जोखिम उठाकर किसी भी उद्योग को स्थापित करना, उसका मैनेजमेंट करना और समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन करने को हम उद्यमिता कहते हैं। अगर ये तीन चार चीजें होंगी तो ही वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी, नहीं तो हम उसे एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं मानेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। याद रखना विकसित याद रखना कि ये विकसित और विकासशील जो अर्थव्यवस्था है, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप की इस डेफिनेशन को वहां स्वीकार किया जाता है। अब हम तीसरे चैप्टर पे आते हैं। तीसरा चैप्टर है आधुनिक अवधारणा। तो आधुनिक अवधारणा क्या कहती है भैया, ये समझो। आधुनिक अवधारणा या मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है, इसके विद्वान कॉन्सेप्ट कौन है पहले तो वो हम याद कर लेते हैं कि पीटर किल्बी, क्या नाम है पहला व्यक्ति का, पीटर किल्बी, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। फिर जेई स्टेपनेक, क्या नाम है, स्टेपनेक, हिंगिंस, याद रखना, पीटर डकर, नाम है पीटर ड्रकर। फिर डब्ल्यू एच जॉनसन, याद रखना जॉनसन। फिर जॉन इवेंसन भी याद रखो। फिर रॉबर्ट लेम्बे। तो अब आप देखो कि जितने की डेफिनेशन हमने पढ़ी वो सब नए वाले हैं। आपने पीटर किल्बी, स्टेपनेक, हिंगिस, पीटर डकर, जॉनसन, इवेंसन, लेम्बे, इन सबको याद रखना है। तो देखो अब क्या, पीटा, बहुत पीटा, ये पीट पीट करके हम पीटने से याद कर रहे हैं इसको, तो पीट रहे हैं। मान लो कि किसी को हमने खूब पीटा, ये फिर से पीटा तो उसकी जान निकल गई, लंबा हो गया वो, देखो
खूब पीटा तो लंबा हो गया, उसकी जान निकल गई, तो ये जान निकल गई, तो 4 शब्द आपको अपने दिमाग में छापने हैं। खूब पीटा तो उसकी जान निकल गई, लंबा हो गया वो। तो खूब पीटा तो उसकी जान निकल गई, लंबा हो गया, है ना? इवेंसन और हिंगिस, तो अब इसको अपने मन से याद कर लो कि हिंगिस को मैं क्या ही कोड बनाऊंगा, ही वो बहुत पीटा तो उसने क्या कर दिया, ये हिंगिस कर दिया, है ना? समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? इतना ही याद कर लो तो आपको नए वाले जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है उसके जो इकोनॉमिस्ट है उनके नाम याद हो जाएंगे। अब इनका विचार क्या था, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो साहस को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं कि भैया आपके अंदर जो रिस्क टेकिंग होती है वो एक जनरल व्यवहारिक कैपेसिटी है भाई, इसको व्यवहारिक कॉन्सेप्ट मानते हैं। संसार के अधिकांश विकासशील देशों में व्यवसायिक एवं आधुनिक क्रियाओं का एक जाल सा बिछ गया है, अतः इन देशों में उद्यमिता के अनेक कार्य करने होते हैं। वो कहते हैं कि उद्यमिता केवल जोखिम उठा करके किसी धंधे को खोल लेने की बात नहीं है, इसके अंदर खूब सारी चीजें शामिल होती है। और वो कहते हैं कि पहला पॉइंट जो इसमें शामिल होता है वो होता है अनिश्चितता का खतरा उठाना। किस चीज का खतरा उठाना? अनिश्चितता का खतरा उठाना। नए उपक्रम की स्थापना करना, जैसे आधारभूत तत्व। यह विचारधारा यह विचारधारा व्यवसाय को समाज एवं वातावरण से जोड़ती है। कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जाएगा कि भाई किसी भी उद्योग धंधे को खोल लेना बस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, फिर नए नए इनोवेशन उसमें रोज करना, फिर उसे वर्तमान जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करना, ये सब कुछ जो है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, पर्यावरणीय जरूरतों के हिसाब से धंधा खोलना, ऐसा नहीं कि आप प्रदूषण फैलाने वाला धंधा खोल लो। ऐसा कि नैतिक मूल्यों के साथ अब धंधा करो, ऐसा हो कि आपने दारू की दुकान खोल ली, ये इसे इनोवेशन नहीं कहा जाएगा वहां पर। अभी वर्तमान कॉन्सेप्ट जो है वो पर्यावरण से अनुकूलन करने वाले, मूल्यों के साथ स्थापित होने वाले, और जो परिवर्तन जरूरत पड़ने पर परिवर्तनशीलता को अपनाने वाले धंधे होते हैं, केवल उन्हीं को एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में शामिल करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ व्यवसाय में नवीन प्रवर्तनों, इनोवेशंस को और अवसरों की खोज करने, सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में निर्णय लेने, सामाजिक नव प्रवर्तन करने और व्यवसाय को गतिशीलता प्रदान करने की योग्यता को एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में मानते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तीन तीन अलग अलग जमानों में परिभाषा दी गई। 17वीं 18वीं शताब्दी में कॉन्सेप्ट आया एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसे हमने एंशिएंट कॉन्सेप्ट कहा, और वो कहता था कि भाई रिस्क लेकर के बस धंधा खोल दो, उसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। 18वीं 19वीं शताब्दी में कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, केवल खोलने को हम धंधा के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहेंगे, किसी धंधे को खोल दो और उसे चला लो, उसे मैनेज कर लो, उसे हम कहेंगे। तो ये हो गया न्यू एंशिएंट कॉन्सेप्ट कि भाई किसी धंधे को केवल खोलने से काम नहीं चलेगा, उसे मैनेज करके लाभ कमा करके देने से काम चलेगा, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी उद्योग को खोल लेने की बात नहीं करना है, आपको नैतिक मूल्यों, पर्यावरण, वर्तमान स्थिति सबको ध्यान में रखते हुए नए धंधे को खोलना है, उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट हो गया कि भैया अलग अलग जमाने में तीन जमाने माने गए हैं इसके। पुराने जमाने में केवल धंधे खोल लेने को, बीच वाले जमाने में जिसे हमने न्यू एंशिएंट कहा, उसमें धंधे को खोल लेने के साथ उसे चला लेने को, और वर्तमान में धंधा खोल लेने में ऐसा धंधा जो मनुष्य के जीवन में मूल्यों के साथ खोला गया हो, पर्यावरण की देखभाल करते हुए खोला गया हो, उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। याद रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ कर रखकर आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट मैं आपको थोड़े से बता देता हूं। जैसे उद्यमिता, जो एंटरप्रेन्योरशिप आप पढ़ रहे हैं उसके जनक, उसके पापा कौन है, तो उसके फादर जो है एंटरप्रेन्योरशिप के फादर जोसेफ शुम्पीटर माने जाते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि शुम्पीटर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो ये शुम्पीटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शुम्पीटर ने ही अपनी किताब में पहली बार जो है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करने का काम किया था।
तो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की बुक इन्होंने लिखी। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि शुम्पीटर कौन थे, तो शुम्पीटर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के पापा थे, जनक थे। और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आधुनिक उद्यमिता, वर्तमान जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप है उसके पिता कहे जाते हैं स्टीव ब्लैंक। कौन कहे जाते हैं? स्टीव ब्लैंक, ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा, भारत में उद्यमिता के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में उद्यमिता के जनक माने जाते हैं वीजी पटेल। गुजरात के रहने वाले थे वीजी पटेल, या क्या नाम है इनका? वीजी पटेल। वैसे भी गुजरातियों को धंधा बहुत अच्छे से करते आते हैं, तो उद्योग एंटरप्रेन्योरशिप भी उन्हीं से शुरू हुई। वीजी पटेल को भारत में उद्यमिता का जनक कहा जाता है। उद्यमिता को जोखिम उठाने का कार्य किसने माना? तो रिचर्ड कैंटालिना जो है, कैंटीन में गए थे तो रिस्क थी, तो जोखिम उठाने का कार्य कैंटालिना ने माना। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड कैंटालिना ने किया। उद्यमिता को नवप्रवर्तनकारी योग्यता किसने कहा? तो नवप्रवर्तनकारी मतलब इनोवेशन करने वाली एबिलिटी कहा शुम्पीटर ने। याद रखना, इनको शुम्पीटर ने ही क्या कहा था? नए इनोवेशन करने वाला उद्यमिता, नए नए इनोवेशन करने वाली कैपेसिटी। हमने एंटरप्रेन्योरशिप नाम का जो सब्जेक्ट है वो शुरू किया। इस एंटरप्रेन्योरशिप शब्द को हमने अर्थ समझने की कोशिश की, उसके अवधारणा को समझने की कोशिश की। आपको इस शब्द के बारे में याद रखना है कि ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द था। फ्रांसीसी भाषा का शब्द एंटरप्रेन्योर से बना, एंटरप्रेन्योर। और वो एंटरप्रेन्योर हिंदी में जब आया तो हमने एक शब्द बनाया उद्यमिता। ये उद्यमिता जो शब्द है वो हमें पढ़ना है। उद्यमिता केवल वहां उपयोग होता है जहां हम नए नए धंधे खोलने की बात करते हैं, नया बिजनेस, नया उद्योग खोलने की बात करते हैं। जहां नया नहीं वहां एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। आज की क्लास बहुत लंबी हुई, आप सब लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 12 बजे से आपकी एमपी की क्लास रहेगी, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क की जाएगी। आप सब लोग उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं सतीश गुप्ता सर। लंबे समय से इन्होंने कौटिल्य में पढ़ाया है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत सारी चीजें और मिलेगी। आप सब लोग समय के साथ उन क्लासेस को अटेंड करते हुए अपने आप को अपडेट करें, उन मेंस की अच्छे से तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।